नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्रा इस एकेडमी में। आज का डेट है 6 जुलाई 2022 एंड डेली के करंट अफेयर्स के हमारे सोर्सेज एज यूजुअल आसाम ट्रिब्यून एंड डिफरेंट अदर नेशनल डेलीज होने वाले हैं। इस पूरे पीडीएफ का नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ रहेगा, आप वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। अगर आपको एडमिशन्स लेना है भद्रा इस एकेडमी में तो आप इन नंबर्स पे भी कॉन्टैक्ट डायरेक्टली कर सकते हैं। चलिए सबसे पहला यहाँ पे न्यूज़ देख लेते हैं। आसाम ट्रिब्यून से लिया गया है, इंडिजिनस मुस्लिम स्टेटस टू 5 ग्रुप्स। 5 ऐसे मुस्लिम ग्रुप्स कम्युनिटीज़ हैं जिनको इंडिजिनस कम्युनिटी का स्टेटस दिया गया है। नाउ प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव में से आप आराम से इसको याद कर सकते हैं डायरेक्टली। और ये 5 मुस्लिम कम्युनिटी का नाम है, एक है गोरिया, मोरिया, देशी, जोला टी ट्राइब और सईद कम्युनिटीज। राइट नाउ कहा जाता है दैट ये कम्युनिटीज वैसे कम्युनिटीज हैं जो क्या पहले क्या हुआ था ना, दैट मुगल्स ने जब अटैक कर रहे थे असम के ऊपर तो बहुत सारे कम्युनिटीज ने अपना धर्म बदल दिया था, राइट, टू अवॉइड दैट अटैक। राइट तो या तो ये लोग वो वाले कन्वर्टी वाले इस्लामिस्ट आई मीन लाइक लोग हैं, है ना, या फिर दे वेर द वॉर प्रिजनर्स इन मुगल अहोम बैटल इन असम इन द ईयर 13th सेंचुरी। ठीक है, इनफैक्ट अगर ऑर्गेनाइजेशंस की माने, हमारे असम में जो असमीज मुस्लिम्स की ऑर्गेनाइजेशन है ना, वो लोग बोलते हैं दैट आउट ऑफ 1.18 करोड़ मुस्लिम पॉपुलेशन जो कि आसाम में रह रही है, इसमें 42 लाख मुस्लिम पॉपुलेशन ये लोग इंडिजिनस मुस्लिम्स हैं। राइट और इसी इंडिजिनस मुस्लिम्स में इन 5 कम्युनिटीज को रिकॉग्निशन दिया गया है। अब इनको क्या दिया जाएगा, इनको आईडी कार्ड प्रोवाइड किया जाएगा। आईडी कार्ड से इनका आईडी मतलब आइडेंटिटी प्रोटेक्ट होगा और इनका जो डिफरेंशिएशन है ना बंगाली स्पीकिंग मुस्लिम पॉपुलेशन से, वो अलग होगी। क्योंकि देख लो, बंगाली स्पीकिंग मुस्लिम पॉपुलेशन ये वो मुस्लिम पॉपुलेशन है विच हैज माइग्रेटेड फ्रॉम बांग्लादेश। राइट अब अगर हमारा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट देखोगे उसके तहत, लेकिन उन लोग को वी विल लाइक इन असम they will not be allowed to stay in Assam, right? In future they had to again move to Bangladesh. ठीक है, तो उसी के संदर्भ में यह भी न्यूज था, याद जरूर रखिएगा। नेक्स्ट, लकांग मेकोंग कॉर्पोरेशन। ना मेकोंग तो आपको शायद पता होना चाहिए दैट ये एक रिवर है जो क्या साउथ ईस्ट एशियन रीजन से बहती है। राइट अब लकांग भी जो है ना वही उसी के रिवर का एक्सटेंशन है इन द तिब्बतन रीजन। ठीक है, इनफैक्ट अगर देख लो, ये देखो यही है मेकोंग रिवर, लेकिन ठीक है, अब ये मेकोंग रिवर है और ये वाला रीजन जो जब चाइना से बहती है ना तब इसको लकांग कहते हैं। ठीक है, नाउ लकांग मेकोंग कॉर्पोरेशन क्यों न्यूज में था, क्योंकि रिसेंटली म्यांमार गवर्नमेंट ने होस्ट किया था पहला हाई लेवल रीजनल मीटिंग। नाउ पहला हाई लेवल कब कैसे पहला हो गया, देखो जब से आर्मी ने पावर लिया है ना तब उसके बाद ऐसा पहला हाई लेवल मीटिंग गठित किया गया था आपका जाके म्यांमार मिलिट्री के द्वारा विद चाइना का फॉरेन मिनिस्टर और साथ ही साथ मेकोंग डेल्टा नेशंस के काउंटर पार्ट मंत्रियों के साथ। ठीक है, एग्जामिनेटरी पॉइंट ऑफ व्यू से GS2 के इस रिलेशंस, इस टॉपिक से आप आराम से रिलेट कर सकते हैं। ना कहा जा रहा है दैट ये जो मीटिंग जो कैरी आउट किया गया उसका थीम भी दिया गया था, एक उसका थीम था सॉलिडारिटी फॉर पीस एंड प्रॉस्पेरिटी इन द सेंट्रल सिटी ऑफ बगान, जो क्या एक यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। ना पता होना चाहिए आपको दैट चाइना जो है म्यांमार का बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है और एक बहुत ही पुराना एलाई है। बीजिंग हैज इन्वेस्टेड बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन म्यांमार माइंस, ऑयल एंड गैस पाइपलाइंस, और यही नहीं डिफरेंट अदर इंफ्रास्ट्रक्चर्स में भी उन्होंने काफी ज्यादा सपोर्ट किया है। इनफैक्ट रशिया के साथ चाइना भी आपका जाकर म्यांमार का एक मेजर आर्म सप्लायर भी है। नाउ इस लकांग मेकोंग कॉर्पोरेशन की अगर बात करें, ये एक मल्टीलैटरल फॉर्मेट है जिसको एस्टेब्लिश किया गया था 2016 में, जिसके तहत कॉर्पोरेशन बैठाई जाने वाली थी बिटवीन द राइपेरियन स्टेट ऑफ लकांग रिवर एंड मेकोंग रिवर। लकांग इट इज अ पार्ट ऑफ मेकोंग दैट फ्लोज थ्रू चाइना। वही ना बोला, देखो यही लकांग है और आगे में चल के इसका नाम सब चेंज हो जाता है मेकोंग। राइट और डाउनस्ट्रीम रीजन में किन किन रीजन्स को ये ड्रेन करता है, कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, वियतनाम, थाईलैंड। ये देखो म्यांमार का छोटा पार्ट है, थाईलैंड है ना, लाओस है, लाओस तो क्लियरली दिख ही रहा है यहाँ पे, कंबोडिया है, वियतनाम, सबको यह छूता हुआ जा रहा है। द सेंट्रल पर्पस ऑफ द फॉर्मेट इज फॉर चाइना टू मैनेज वाटर फ्लो फ्रॉम इट्स हाइड्रो पावर डैम्स। मतलब ये कॉर्पोरेशन क्यों बैठाया गया था, क्योंकि देखो यहाँ पे बहुत सारे हाइड्रो पावर डैम्स चाइना बनाने वाली थी, तो अब लोअर राइपेरियन स्टेट्स के साथ कॉर्पोरेशन तो करना पड़ेगा ना जी।
इसलिए यह लकांग मेकॉन्ग कॉर्पोरेशन एक स्पेशल फंड भी क्रिएट किया गया था सन 2016 में, जो क्या एड करने वाली थी स्मॉल एंड मीडियम साइज प्रोजेक्ट बाय द लकांग मेकॉन्ग कंट्रीज। ठीक है ना, देखो पास 2015 में ये क्वेश्चन भी आया था एक, बट लकांग मेकॉन्ग के बारे में तो नहीं था, बट वो मेकॉन्ग गंगा कॉर्पोरेशन के बारे में था। क्यों? क्योंकि मेकॉन्ग गंगा कॉर्पोरेशन तब के समय बहुत ज्यादा न्यूज में भी था, इसलिए ये क्वेश्चन पूछा गया था दैट कौन कौन से कंट्रीज विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर नॉट अ पार्टिसिपेंट, मतलब इनमें से पार्टिसिपेंट नहीं है मेकॉन्ग गंगा कॉर्पोरेशन में। तो उसमें चाइना नहीं था, बांग्लादेश नहीं था, बाकी सारे कंट्रीज थे। ठीक है, तो ऑफ कोर्स नहीं था क्योंकि पूछा गया, तो ऑफ कोर्स 1 and 3 विल बी द करेक्ट आंसर, दैट इज सी वाज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, पीआईबी का ये न्यूज लिया गया, रैंकिंग ऑफ स्टेट्स ऑन सपोर्ट टू स्टार्टअप इकोसिस्टम। Now, the result of third edition of ranking of state on support to startup ecosystem was released. किसके द्वारा रिलीज किया गया है? डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के द्वारा। ठीक है, एंड एक्चुअली क्या करती है ये बेसिकली वेरियस स्टेट्स में जाकर देखती है दैट स्टार्टअप रैंकिंग एक्सरसाइज कैरी आउट करती है। अब इससे फायदा क्या होता है दैट डिफरेंट स्टेट्स या फिर यूनियन टेरिटरीज को पता, उसके बारे में पता चलता है दैट ईज ऑफ बिल्डिंग स्टार्टअप्स उस स्टेट्स में या फिर उस यूनियन टेरिटरीज में कैसा है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस उस स्टेट में या फिर उस यूनियन टेरिटरी में कैसा है। अब अगर ये पता चल जाएगा ना, तो उसके बेसिस पे उन रीजन्स में इन्वेस्टमेंट भी आना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, इसलिए बोला गया है दैट फॉर द पर्पस ऑफ रैंकिंग स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज आर क्लासिफाइड इनटू 5 कैटेगरीज। एक है बेस्ट परफॉर्मर्स, दूसरा है टॉप परफॉर्मर्स, तीसरा है लीडर्स, एस्पायरिंग लीडर्स एंड इमर्जिंग स्टार्टअप इकोसिस्टम, जिसमें कुछ कुछ जैसे डेटा भी दिया गया था, जैसे गुजरात और कर्नाटक अगर देख लीजिएगा, दे वेर अंडर द बेस्ट परफॉर्मर स्टेट्स। अच्छा, ये भी अगर है ना, इसमें भी देखो 2 क्राइटेरिया के अंडर कैरी आउट किए गए हैं। ठीक है, एक कैटेगरी ए स्टेट्स और एक कैटेगरी बी स्टेट्स। कैटेगरी ए स्टेट्स वैसे स्टेट्स है जिनका पॉपुलेशन 1 करोड़ से ज्यादा है, और कैटेगरी बी स्टेट्स वैसे स्टेट्स जिनका पॉपुलेशन 1 करोड़ से कम है। ठीक है, याद रहना चाहिए। चलो, अब इसमें बोला गया है दैट गुजरात और कर्नाटक दे हैव इमर्ज्ड एज बेस्ट परफॉर्मर्स। इनफैक्ट दिल्ली और मेघालय जो है ये टॉप ऑनर है अमंग द यूटीज एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। केरला, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तेलंगाना गॉट द टॉप परफॉर्मर अवार्ड अमंग वेरियस स्टेट्स। यही नहीं, जम्मू कश्मीर ने इमर्ज किया एज अ टॉप परफॉर्मिंग अमंग यूनियन टेरिटरीज। स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग एक्सरसाइज किस लिए लाया जाता है? इसका मेन एम यही है दैट सपोर्ट किया जा सके स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज को, जिससे वो अपने स्टार्टअप इकोसिस्टम को और भी प्रॉपर वे में डेवलप कर सके अपने स्टेट्स में, है ना। असम की अगर बात करें तो असम इस पोजीशन में कहां है? देखो, पहली बात तो असम जो है लीडर ए कैटेगरी में लाया गया है, राइट। दैट इज ये वो ऐसा रीजन जहां पर पॉपुलेशन इज मोर देन 1 करोड़, राइट। अच्छा, यहां पे बोला जा रहा है प्रोग्रेस फ्रॉम प्रीवियस, दैट इज अगर पास्ट डेटा अगर देख लोगे असम का इस परफॉर्मेंस में, पास्ट से लेकिन हम लोग अभी ज्यादा इंप्रूव हुए। दैट इज पास्ट में तो इमर्जिंग स्टार्टअप इकोसिस्टम का टैग मिला हुआ था, राइट, बट अभी इंप्रूवमेंट हुआ है। रीजंस क्या इंप्रूवमेंट के? लॉन्च ऑफ स्टेट ऑफ आर्ट इंक्यूबेटर, एक आसाम स्टार्टअप खोला गया है। अब इस आसाम स्टार्टअप जो है ना, ये एक स्टेट ऑफ आर्ट इंक्यूबेटर है, जहां पर काइंड ऑफ आप नेस्ट बोल सकते हो। जैसे नेस्ट में क्या होता है, पक्षियां के अंडे देती है, वहां पर रहती है ना, वैसे ये भी इंक्यूबेटर ऐसा है ना, जहां पर डिफरेंट स्टार्टअप्स आएंगे, अपने एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, राइट। तो ये वैसा इंक्यूबेटर है। यही नहीं, दिस ऑल्सो प्रोवाइड्स इंसेंटिव्स एंड फाइनेंशियल्स टू वुमेन एंटरप्रेन्योर्स। तो ये सब कुछ ऐसे रीजंस है जिसके कारण असम की रैंकिंग जो है काफी ज्यादा इंप्रूव हुई है। नेक्स्ट दोस्तों, पीआईबी से ये न्यूज लिया गया है डिजिटल इंडिया वीक के बारे में। एक्चुअली प्रधानमंत्री जी ने इनॉग्रेट किया था डिजिटल इंडिया वीक 2022, जिसका थीम था कैटलाइजिंग न्यू इंडियाज टिकेट। नाउ द प्रोग्राम, इसको सेलिब्रेट किया गया था इन द एनिवर्सरी ऑफ डिजिटल इंडिया, और इसके थ्रू ये डेमोन्स्ट्रेट करना चाहते हैं दैट हाउ पब्लिक डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे आधार ले लो, यूपीआई ले लो, कोविन, डिजी लॉकर, इन सारे पब्लिक प्लेटफॉर्म ने कैसे इंसान का जीना को और भी ज्यादा आसान कर दिया है। यही नहीं, मल्टीपल डिजिटल इनिशिएटिव्स भी इसमें लॉन्च किए गए, जैसे डिजिटल इंडिया भाषिनी, डिजिटल इंडिया जेनेसिस, इंडिया स्टैक .ग्लोबल, है ना, एंड माई स्कीम, मेरी पहचान। ठीक है, तो चलो एक एक करके डिस्कस करते हैं दैट ये है क्या। जैसे इंडिया, डिजिटल इंडिया भाषिनी, राइट, ये है क्या? देखो, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो क्या इनेबल करता है इजी एक्सेस नॉर्मल लोगों को इंटरनेट और डिजिटल सर्विसेज जो भी उनको प्रोवाइड मिलते हैं ना,
उनको इन वेरियस इंडियन लैंग्वेजेस में, वो असमीज लैंग्वेज, बंगाली लैंग्वेज, राइट, मराठी लैंग्वेज, तमिल, तेलुगु, समझ रहे हो बात, है ना। तो मतलब इसमें क्या होगा, इसमें आपको वॉइस बेस्ड एक्सेस मिलेगा जिससे क्रिएट किया जा सकता है कंटेंट इन इंडियन लैंग्वेज। द की इंटरवेंशन इन बिल्डिंग AI बेस्ड लैंग्वेज टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन। AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब अगर आप सोचो असमीज में बोल रहे हो, राइट, तो ऑटोमेटिकली ये पकड़ लेगा दैट इज असमीज, है ना। यू डोंट नीड टू क्लिक दैट ओके लेट्स कन्वर्ट असमीज टू इंग्लिश, नो 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 नो, वो सब करना भी नहीं पड़ेगा। आप सिंपली असमीज में बोल दो, वो ऑटोमेटिकली, इसी को तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं ना, है ना। डिजिटल इंडिया भाषिनी विल इनेबल मैसिव सिटीजन एंगेजमेंट अनडाउटेडली, क्योंकि इससे क्या होगा ना, दैट वैसे पॉपुलेशन जो क्या जो लोकल लैंग्वेजेस में बात करती है, दे विल बी इनेबल्ड टू यूज द डिजिटल प्लेटफॉर्म्स फॉर गेटिंग देयर सर्विसेज डन, राइट। नेक्स्ट, डिजिटल इंडिया जेनेसिस। डिजिटल इंडिया जेनेसिस एक नेक्स्ट जनरेशन सपोर्ट है फॉर इनोवेटिव स्टार्टअप्स, a national deep tech startup platform to discover, support and grow and make successful startup in tier 2 and tier 3 cities in India. वैसे indiastack.global ये क्या है, ये ग्लोबल रिपोजिटरी ऑफ की प्रोजेक्ट जो कि इंप्लीमेंट किया जा रहे हैं भाई इंडियन स्टैक, जैसे आधार, यूपीआई, डिजिलॉकर, कोविन वैक्सीन प्लेटफॉर्म, उसके बाद गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, दीक्षा, आयुष्मान भारत हेल्थ मिशन। तो ये सब का डेटा जो एक जगह रिपोजिटरी रहेगा ग्लोबली, ठीक है। माई स्कीम स्टैंड्स फॉर, ये एक सर्विस डिस्कवरी प्लेटफॉर्म है जो फैसिलिटेट करता है गवर्नमेंट एक्सेस गवर्नमेंट स्कीम का, जिसका एम है टू ऑफर वन स्टॉप सर्च एंड डिस्कवरी पोर्टल वेयर यूजर्स कैन फाइंड स्कीम्स दैट आर एलिजिबल फॉर देम। जी हाँ, और ये पता नहीं मुझे क्यों लगता है दैट ये हम लोग को भी हेल्प करने वाला है, क्योंकि देखो टेक्निकली क्या होता है ना, दैट हमें पता नहीं होता है दैट सरकार स्कीम्स तो बहुत सारे हैं ना, तो हमारे लिए कौन सा स्कीम है ना। तो वो इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आप डायरेक्टली ये कर सकते हो। मेरी पहचान एक नेशनल सिंगल साइन ऑन फॉर वन सिटीजनशिप लॉगिन होने वाला है ना। अच्छा, इसका मतलब क्या है नेशनल सिंगल साइन ऑन, ये याद रखिए, लेकिन की टर्म है, लेकिन ये सब है ना। ये एक यूजर ऑथेंटिकेशन सर्विस है जिसमें सिंगल सेट ऑफ क्रेडेंशियल से ही प्रोवाइड आपको मिल जाएगा मल्टीपल ऑनलाइन एप्लीकेशंस और सर्विसेज, राइट। तो ये सब कुछ चीजें जो क्या इनॉग्रेट किए गए। यही नहीं, चिप्स टू स्टार्टअप इकोसिस्टम भी इनॉग्रेट किया गया, दैट इज C2S प्रोग्राम, जिसका एम था टू ट्रेन स्पेशलाइज्ड मैन पावर इन एरिया ऑफ डिजाइनिंग ऑफ सेमीकंडक्टर चिप्स, क्योंकि सेमीकंडक्टर चिप्स की कमी है ना। इनफैक्ट अभी अगर आप गाड़ी भी खरीदने जाओगे ना 4 व्हीलर, तो आपको बोलेगा 4-5 महीना रुकिएगा, 4-5 महीना बाद ही आएगा आपका, इतना जल्दी नहीं आएगा, ठीक है। तो क्यों हो रहा है, क्योंकि सेमीकंडक्टर के अभी भी शॉर्टेजेस हमें देखने को मिल रहे हैं। तो उसी से लड़ने के लिए बेसिकली चिप्स टू स्टार्टअप प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था, जिसके तहत ये एक एज अ कैटलिस्ट रन कर सकता है इन द ग्रोथ ऑफ स्टार्टअप इकोसिस्टम इन इंडिया। यही नहीं, इट विल ऑफर टू मेंटर एन ऑर्गेनाइजेशनल लेवल एंड मेक्स अवेलेबल स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटीज, जिससे डिजाइन किया जा सकता है इंस्टीट्यूशंस को। एंड दिस इज अ पार्ट ऑफ इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग डिजाइन इकोसिस्टम इन द सेमीकंडक्टर एरिना। नेक्स्ट, इंडियन एक्सप्रेस से ये न्यूज लिया गया है, टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब ऑन ऑटोनोमस नेविगेशन। नाउ एग्जामिनेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से आप इसको डायरेक्टली रिलेट कर सकते हो। टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब फॉर ऑटोनोमस नेविगेशन, देखो नाम से क्या लगता है, ऑटोनोमस नेविगेशन, कुछ ऐसा चीज है जो कि ऑटोमेटिकली नेविगेट करेगा, राइट। अब देखो है क्या ना, दैट अभी आपको पता होना चाहिए दैट दुनिया में जो अभी पैराडाइम शिफ्ट हुआ है ना, इलेक्ट्रिक व्हीकल का, सेल्फ मूविंग कार का, वो सब हमें देखने को मिल रहा है ना। अभी क्या है ना दैट, बट हमारे पास जो कैपेसिटी बिल्डिंग है इस सेक्टर को रेगुलेट करने के लिए वो नहीं है ना। इसीलिए टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब ऑफ ऑटोनोमस नेविगेशन लॉन्च किया गया, जिससे मेन एम है दैट यही जो गैप एग्जिस्ट कर रहा है उसको फिलअप किया जा सके, जिससे डेवलप किया जा सके एक फुल्ली फंक्शनल और एग्जाम्पलरी टेस्ट बेड फैसिलिटी जो कि डेडिकेटेड हो टू कनेक्टेड ऑटोनोमस व्हीकल्स, राइट। तो ये सब चीजें हम लोग देखेंगे, एंड इट इज सीन एज वन ऑफ द स्टेप्स टुवर्ड्स इंडियाज विजन ऑफ आत्मनिर्भर भारत, स्किल इंडिया और डिजिटल इंडिया मिशन। चलो ये सब तो खैर नॉर्मल चीज है, विच इज क्वाइट ऑब्वियस, इसको आपको शायद बार बार मुझे बता भी नहीं पाए। नेक्स्ट, नीति आयोग रिपोर्ट ऑन ऑल्टरनेटिव टू प्लास्टिक्स। देखो बेसिकली है क्या न्यूज में, एक नीति आयोग रिपोर्ट है जिन्होंने सजेस्ट किया है दैट प्लास्टिक के ऑल्टरनेटिव्स या फिर टेक्नोलॉजीज अवेलेबल है, और वो कौन कौन से अवेलेबल है उसी के बारे में हम लोग डिस्कस बेसिकली करेंगे। GS3 के इस टॉपिक से आप इसको आराम से रिलेट कर सकते हैं। इस रिपोर्ट में क्या क्या बोला गया, पहले तो स्टेटस दिया गया प्लास्टिक्स का, इंडिया कितना
प्लास्टिक प्रोड्यूस करता है इतना, दैट इज 60% ऑफ मतलब 3.74 माफ कीजिएगा 3.47 मिलियन टन ऑफ प्लास्टिक्स वेस्ट पर ईयर प्रोड्यूस करता है, जिसमें 60% इज कलेक्टेड फॉर द रिसाइकलिंग, जिसमें गोवा, दिल्ली, केरला दे हैव रिपोर्टेड द हाईएस्ट पर कैपिटा प्लास्टिक वेस्ट जनरेशन। बट वहीं पर अगर नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा की बात करें, दे हैव रिपोर्टेड द लोएस्ट पर कैपिटा प्लास्टिक वेस्ट जनरेशन। देखो यार ये सब, लेकिन ध्यान से याद रखो, ये पता नहीं कैसे कब क्यों क्वेश्चन पूछ ले आपका, है ना, यू नेवर नो, राइट। तो इसलिए ये सब फैक्ट्स ध्यान में रखना। ग्लोबली अगर बात करें हम लोग 97 से 99% ये जो प्लास्टिक्स बनाया जाता है ना, दे आर डेराइव्ड फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स। बट वहीं पे मात्र 1 से 3% ही ऐसे प्लास्टिक्स है जिसको बायो बेस्ड प्लास्टिक्स से के थ्रू बनाया जाता है, विच कैन बी बायोडिग्रेडेबल एज वेल। कुछ इसमें रिकमेंडेशंस दी गई हैं, जैसे बायो प्लास्टिक्स का हमें यूज़ करना चाहिए, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी को ग्राउंड लेवल में इंप्लीमेंट करना चाहिए, डेवलप इमरजेंसी टेक्नोलॉजीज जैसे जिससे प्लास्टिक्स बायोडिग्रेडेबल बन सके, राइट। इस सेक्टर में R&D की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ना। इनफॉर्मल सेक्टर एंड वल्नरेबल ग्रुप्स को हमें इंक्लूड कहीं ना कहीं करना पड़ेगा इन रिसाइकलिंग दिस वेस्ट। तो ये सब चीज़ें रिकमेंड कुछ की गई है। ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाने की बात की जा रही है, ग्रीन वॉशिंग को अवॉइड करने की बात की जा रही है। इसमें यूपीएससी CSE 2022 में ये क्वेश्चन भी पूछा गया था ग्रीन वॉशिंग के रिलेटेड, इसलिए ध्यान रखिएगा। ग्रीन वॉशिंग होता क्या है, ये एक प्रोसेस है जिसमें मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन दी जाती है। जैसे कोई बोतल बना दिया, बोल दिया गया ये इको फ्रेंडली बोतल है, बट एक्चुअली में इको फ्रेंडली होता नहीं है ना। लोग अब देखेंगे इको फ्रेंडली है, चलो भाई खरीद लो, है ना। तो देखो मतलब वही हुआ, ग्रीन वॉशिंग करके अपना प्रोडक्ट्स को बेचते हैं लोग, ठीक है। तो ये सब चीज़ है कुछ जो क्या चीज़ें हो रही है। बेस्ट प्रैक्टिसेस अगर इंडिया में बोले, वर्ल्ड में, दोनों चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। जिसमें इंडिया की अगर बात करें, अरुणाचल प्रदेश, दिल्ली, तमिलनाडु, सिक्किम, उत्तराखंड, बायोडिग्रेडेबल, मतलब ये सब रीजन में क्या क्या हो रहा है। जैसे अरुणाचल प्रदेश, उसमें प्लास्टिक बैंक को एस्टैब्लिश किया गया था एक डिस्ट्रिक्ट में, और प्लास्टिक्स वेर यूज्ड इन रोड कंस्ट्रक्शन वेरिएबल डिस्ट्रिक्ट्स। दिल्ली में इतने ज़्यादा पैसे कलेक्ट किए गए एज अ वायलेशन ऑफ प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल। तमिलनाडु ने कलेक्ट किया था एफिशिएंटली ऑफ प्लास्टिक वेस्ट बाय 92%। सिक्किम यूजेजेस ऑफ प्लास्टिक वेस्ट इन रोड कंस्ट्रक्शन इनिशिएटेड, मतलब जैसे रोड जो कंस्ट्रक्ट किया जाता है ना, वो अलकतरा से किया जाता है, पता है, एक काला काला कलर का चिपचिपाहट वाला चीज़ होता है, जिसको वेरियस ब्रिक्स नोड्यूल्स के साथ मिलाकर बेसिकली रोड्स बनाया जाता है। तो वो जो बनाया जाता है अलकतरा, वो चीज प्लास्टिक्स के थ्रू बनाया जाता है, ठीक है। तो यही सब चीजें की बात बोली जा रही है। तो ये तो खैर इंडिया का कंडीशन है। वहीं पर वर्ल्ड की अगर बारे में बात करें तो आप ये खुद भी पॉज करके पढ़ सकते हो भाई लोग, ठीक है। जस्ट पॉज इट एंड जस्ट रीड इट, गो थ्रू इट, दैट हाँ वर्ल्ड में क्या क्या चल रहा है। नेक्स्ट लाइव मिनट से ये न्यूज लिया गया, डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्राइजेस एंड सर्विसेज हब, दैट इज DESH, देश। ना गवर्नमेंट प्लान कर रही है एक बिल लाने को, दैट इज डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्राइज एंड सर्विसेज हब, और इसको ये बेसिकली ओवरऑल होगा एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन लेजिस्लेशन का। ना सवाल होता है दैट ये लेजिस्लेशन में क्या कोई कमी है? तभी ना, अगर कुछ कमी नहीं होता तो नया बिल लाया क्यों जाता, है ना। तो जी हाँ, कमी है। क्या कमी है? पहली बात तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो डिस्प्यूट सेटलमेंट पैनल है ना, उसने रूल किया दैट इंडिया का एक्सपोर्ट रिलेटेड स्कीम इंक्लूडिंग SEZ स्कीम वो बिल्कुल इनकंसिस्टेंट है विद द WTO रूल्स, सिंस they directly link tax benefits to the exports, and countries are not allowed to directly subsidize export as it can distort the market prices as well, ठीक है। आज को अगर इनका एलिगेशन है दैट आज अगर इंडिया कर रही है तो कल को कोई दूसरा भी करेगा, है ना, उससे फिर कैसे संभाला जाएगा, है ना। इसीलिए इंडिया को ये बंद करना पड़ेगा, ऐसा बोला जा रहा है WTO के द्वारा। नाउ सवाल होता है दैट SEZ क्यों उतना पॉपुलर नहीं है? क्योंकि देखो मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स और सनसेट क्लॉज को जब से लाया है ना, तब से SEZ का जो अट्रैक्शन है वो काफी ज्यादा घट गया है। नाउ SEZ इसमें है क्या, ये एक ऐसा रीजन है जहां पर आप एक्सपोर्ट पर्पसेस के लिए मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हो, उसमें सरकार आपको टैक्स में कुछ रिबेट्स भी देंगी, ठीक है। बट कुछ प्रोविजंस लाए गए जिसमें मिनिमम अल्टरनेट टैक्स, दैट इज मिनिमम, तो अगर आप कितना भी पैसा क्यों ना बचा लो, एक मिनिमम अमाउंट ऑफ टैक्स आपको देना ही पड़ेगा। सनसेट क्लॉज भी था उसमें, जो कि रिमूव करता है टैक्स सोप्स को, राइट। SEZ यूनिट्स used to enjoy 100% income tax exemptions on export income for the first 5 years, that is 50% for the next 5 years and 50% for the plowed back, that is export profit for another। चलो ये तो खैर उतना नहीं है, बट आपको जस्ट ये ध्यान में रखना दैट ये मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स जो लगाया गया था ना, और सनसेट क्लॉज जो दिया गया है, दैट इज अगर सोचो कोई कंपनी इस रीजन में आ रही है, राइट, तो वो 10 साल तक ही या फिर 15 साल तक ही हम उसको फायदा देंगे। जैसे बोला गया है ना दैट पहला 5 साल के लिए 100% टैक्स एक्सेप्शन दिया जाएगा,
उसके बाद वाले 5 साल के लिए 50%, उसके बाद वाले के लिए 50%, तो ऐसे उसके बाद खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से सनसेट क्लॉज जो है ये एक अट्रैक्ट नहीं करता ना। सवाल होता है दैट अभी जो ये देश लेजिस्लेशन लाया जा रहा है, तो इस देश लेजिस्लेशन से क्या फायदा होगा, क्या ये डिफरेंट क्या है इसमें। देखो पहली बात तो बोला जा रहा है दैट ये आत्मनिर्भर को बहुत ज्यादा बूस्ट करेगा, है ना, मेक इन इंडिया को बहुत ज्यादा बूस्ट करेगा। इनफैक्ट इट विल बूस्ट द डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि देश लेजिस्लेशन इट गोज बियॉन्ड प्रोमोटिंग एक्सपोर्ट्स एंड इट हैज वाइडर ऑब्जेक्टिव ऑफ बूस्टिंग डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग एंड जॉब क्रिएशन एज वेल, क्योंकि ये हब्स होंगी ना, एंड दे विल नो लॉन्गर बी रिक्वायर्ड टू बी नेट फॉरेन एक्सचेंज पॉजिटिव। The hubs will therefore be WTO compliant as well, इनके रूल्स के हिसाब से compliant भी रहेंगी। इनफैक्ट यही नहीं, एक सिंगल विंडो पोर्टल भी बनाया जाएगा देश लेजिस्लेशन के अंडर, जिसमें ऑनलाइन सिंगल विंडो पोर्टल होने वाला वो, और उसमें एक ही जगह में सब सारे अप्रूवल्स जो है मिल सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज क्या है, विल इट बी इजियर टू सेल द डोमेस्टिक मार्केट, क्या ये इजियर होगा टू देश के थ्रू दैट हाँ डोमेस्टिक मार्केट में हम ज्यादा सेल कर सके। जी हाँ, देखो कंपनी क्या होंगी ना, दे कैन सेल द डोमेस्टिक मार्केट विद ड्यूटीज ओनली टू पे फॉर द इंपोर्टेड इनपुट्स एंड रॉ मटेरियल्स इंस्टेड ऑफ फाइनल प्रोडक्ट्स, जो कि पहले प्रोविजन में ही नहीं था, राइट। इन द करंट एसईजेड रिजीम, अगर करंट एसईजेड रिजीम में देख लोगे, ड्यूटी जो है वो पे किया जाता है ऑन फाइनल प्रोडक्ट व्हेन प्रोडक्ट इज सोल्ड ऑन डोमेस्टिक मार्केट। Besides, there is no mandatory payment requirement for forex as well. But in case of SEZ, forex पेमेंट का रिक्वायरमेंट था, बट इस केस में नहीं होगा। चलो देखो, ये तो अभी जब ये कानून आ जाएगा ना, पहली मैं बता दे रहा हूं, अभी कंफ्यूज मत कीजिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस मैं भी पढ़ रहा हूं ना, इसके मैंने पढ़ा भी जो क्या क्लियर नहीं दिए गए थे। देखो कानून क्या होता है ना, जब भी पार्लियामेंट, याद रखना, अगर आपको शायद पॉलिटिकल क्लासेस में भद्रायस में प्रॉपरली पढ़ाया गया है इसमें, दैट जब भी कोई कानून बनाया जाता है ना, वो ऊपर का स्केलेटन बनाया जाता है, ठीक है, उसके भीतर वाले पार्ट जो है ना वो बाद में बनते हैं। तो हमारे को क्या काम है, स्केलेटन का तो काम है ही, बट साथ ही साथ भीतर वाले का भी पार्ट का काम है, जो कि अभी हम इस न्यूज में प्रॉपरली नहीं देख पा रहे हैं। तो जैसे होगा, चीजें जैसे अपडेट होती रहेंगी, वी विल मेक श्योर टू कवर दैट अप फॉर यू, डोंट वरी, वी आर हेयर टू हेल्प यू अप, ठीक है। इक्विलाइजेशन लेवाई, एज पर द बिल कहा जा रहा है, गवर्नमेंट में इम्पोज एन इक्विलाइजेशन लेवाई ऑन गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाइड ऑन डोमेस्टिक मार्केट टू ब्रिंग द टैक्स एट पार विद दोज इन यूनिट्स जो कि आउटसाइड प्रोड्यूस कर रहे हैं उन प्रोडक्ट्स को। नेक्स्ट द हिंदू से न्यूज लिया गया है, इंडिया नीड्स टू स्केल अप डायरेक्ट न्यूट्रिशन इंटरवेंशंस। एक्चुअली देखो क्या हुआ ना, दैट रिसेंटली डेटा रिलीज किया गया फ्रॉम नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, राइट। तो अभी फोर्थ नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के कंपैरेटिवली अगर फिफ्थ वाला अगर देख लीजिएगा, वो रिवील करता है सब्सटैंशियल इंप्रूवमेंट हुआ है ऑन द पीरियड ऑफ 4 to 5 years इन सेवरल प्रॉक्सी इंडिकेटर्स ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट, राइट। तो GS2 के इस टॉपिक से तो आप इसको रिलेट कर ही सकते हो ना। सवाल होता है दैट नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का डेटा जो है, दैट इज फोर्थ के कंपैरिजन, अभी जो रिसेंटली फिफ्थ वाला डेटा निकला है, उसमें क्या क्या प्रोग्रेसिव चीजें बताई गई है। उसमें ये बताया गया है दैट देखो एक सब्सटैंशियल इंक्रीज जरूर हमें देखने को मिला है इन द एंटीनेटल सर्विस अटेंडेंस। यही नहीं, वुमेन हैविंग देयर ओन सेविंग बैंक अकाउंट, वो भी बढ़ा है, पहले 63% था, अभी 78.6% हो गया है। वुमेन ओनिंग मोबाइल फोन्स दैट दे themselves यूज, वो भी इंक्रीज हुआ है, देखो पहले कम था अभी बढ़ा है, राइट। वुमेन मैरिड बिफोर 18 years ऑफ एज, ये घटा है, 26.8% पहले था, अभी 23.3% हुआ है। वुमेन विद 10 और मोर years ऑफ स्कूलिंग, ये देखो ये भी बढ़ा है, देख रहे हो। एक्सेस टू क्लीन फ्यूल फॉर कुकिंग, ये भी बढ़ा है, देख रहे हो, सब जगह तो बढ़ता ही हुआ हमें दिख रहा है। वहीं पर अगर रिग्रेसिव फैक्टर की भी अगर कुछ बात करें तो कंट्री हैज नॉट प्रोग्रेस वेल इन द डायरेक्ट न्यूट्रिशन इंटरवेंशन, पहली बात तो। प्री कंसेप्शन न्यूट्रिशन की अगर बात करें, मैटरनल न्यूट्रिशन एंड अप्रोप्रिएट इन्फेंट, मतलब ये सब सेक्टर है कुछ जहां पर अभी भी पीछे है, राइट। मार्जिनल इंप्रूवमेंट ही हमें सिर्फ देखने को मिला है इन ब्रेस्ट फीडिंग प्रैक्टिसेस, इसको और भी ज्यादा बढ़ानी पड़ेगी, है ना। नीदर मैटरनल न्यूट्रिशन केयर इंटरवेंशंस नॉर फीडिंग प्रैक्टिसेस फॉर इन्फेंट्स एंड यंग चिल्ड्रंस प्रैक्टिसेस हैव शोन डिजायर्ड इंप्रूवमेंट्स। मतलब देखो वैसे सरकार इस पे खर्च जरूर कर रही है, बट उसके हिसाब से जो इंप्रूवमेंट लाना चाहिए था ना, वो चीज नहीं हो पा रहा है, इसीलिए मैलन्यूट्रिशन के केसेस भी हमें बहुत ज्यादा देखने को मिल रहे हैं, और कहीं ना कहीं हमें देखने को मिल रहा है एक विशियस साइकिल ऑफ पुअर न्यूट्रिशन। और
वो क्या है, सोचो बाई चांस अगर अंडर न्यूट्रिशन बच्चा रहे या फिर मम्मी रहे तो उससे क्या होगा, उनके शरीर की इम्यूनिटी घटेगी। इम्यूनिटी अगर घटेगी तो देयर इज अ हाई रिस्क दैट उनके शरीर पे डिजीज अटैक करे। उनके शरीर पे डिजीज अटैक करेगा तो ऑफ कोर्स इट विल बी काइंड ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज, राइट। इन्फेक्शियस डिजीज होगा तो एनर्जी नीड जो है वो बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑटोमेटिकली एपेटाइट घट रहा है, न्यूट्रिशनल एब्जॉर्प्शन बढ़ रहा है, राइट। तो ये सब चीजें हैं कुछ कुछ जो क्या हमें एक विशियस साइकिल में फंसा देता है। अगर सरकार का स्कीम देखे टू टैकल मैलन्यूट्रिशन, वो कौन कौन से हैं? वैसे तो बहुत सारे हैं बट आपको याद रहना चाहिए, जैसे नेशनल न्यूट्रिशन मिशन, मिड डे मील स्कीम, राइट, नेशनल हेल्थ मिशन, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, नरेगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ है कुछ कुछ। जब हम इसके बारे में बात कर रहे हैं तो पोषण अभियान के बारे में नहीं अगर बात करें तो फिर मज़ा नहीं आएगा। तो पोषण अभियान के बारे में भी देख लेते हैं। इसको हम लोग नेशनल न्यूट्रिशन मिशन भी कहते हैं, जिसको लॉन्च किया गया था बाय गवर्नमेंट ऑन द ओकेजन ऑफ इंटरनेशनल वुमेन डे। कब? 2018 में। नाउ पोषण अभियान का टारगेट क्या है? टू रिड्यूस स्टंटिंग, अंडर न्यूट्रिशन और एनीमिया, राइट, और साथ ही साथ रिड्यूस करना लो बर्थ वेट बाई 2%, 2%, 3% एंड 2% पर एनम रिस्पेक्टिवली। यही नहीं, इट ऑल्सो टारगेट्स टू ब्रिंग डाउन स्टंटिंग अमंग चिल्ड्रन एज वेल, जो कि 0 to 6 ईयर्स के एज ग्रुप में हो बाई 2022। इम्फेसिस दिया जाएगा ऑन हाई इंपैक्ट एसेंशियल न्यूट्रिशनल सर्विस इंटरवेंशंस, जो कि इनडायरेक्टली इंपैक्ट करेगी मदर को, इन्फेंट को और यंग चाइल्ड न्यूट्रिशन को। एग्जाम्पल, इंप्रूविंग कवरेज ऑफ मटरनल चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज, अवेलेबिलिटी एंड एक्सेस टू इम्प्रूव्ड वाटर, सैनिटेशन एंड डाइवर्सिफाइड डाइट एंड हाइजीन। तो ये सब सेक्टर है जहां पर काम किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यूज कुछ कुछ देख लेते हैं दोस्तों। वैसे दोस्तों कल वाला जो एमसीक्यू, कल का एक्चुअली लेसन थोड़ा लेट से आज अपलोड हुआ है तो ज़्यादा आंसर्स नहीं थे, तो इसलिए बट स्टिल मैं डिस्कस ज़रूर कर देता हूँ। पहले आप वो वाला भी देखकर आंसर्स लिखिए, राइट, और पहले तो वो वाला लेसन ज़रूर से देख लीजिएगा, उसके बाद ही ये सब देख लीजिएगा, ठीक है। मैच ऑफ द फॉलोइंग था, 2 स्टेटमेंट्स दिए हुए थे, ट्राइब्स और स्टेट्स। तो ब्रू ट्राइब्स, ये अरुणाचल प्रदेश तो नहीं होगा, है ना। इनफैक्ट ये हम लोगों ने देखा था मिजोरम, है ना, और त्रिपुरा और असम के रीजन में ये मिलते हैं। दूसरा सहारिया ट्राइब, ये मध्य प्रदेश के थे, ठीक है, महाराष्ट्र यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अगेन डी वॉज द करेक्ट आंसर, क्योंकि करेक्ट ऑप्शन बोला है तो दोनों के दोनों गलत है, ठीक है, तो इसलिए डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट इज गो लिटर पार्टनरशिप प्रोजेक्ट, जो है ऑफन सीन इन न्यूज, इसका ए आंसर है, ऑफ कोर्स, रिड्यूस मरीन प्लास्टिक लिटर फ्रॉम शिपिंग एंड फिशरीज, राइट। नेक्स्ट इज 2 स्टेटमेंट था, एक था एवरग्रीनिंग के रिलेटेड, एक था कंपल्सरी लाइसेंसिंग के रिलेटेड, और दोनों के दोनों स्टेटमेंट को इंटरचेंज कर लिया गया था। एवरग्रीनिंग का डेफिनेशन ये वाला होगा और कंपल्सरी लाइसेंसिंग का डेफिनेशन ये वाला होगा, ठीक है। तो इसलिए भी सही यहाँ पे करेक्ट पूछा गया, तो नीदर ऑफ देम आर करेक्ट, क्योंकि दोनों के दोनों डेफिनेशन को उल्टा पुल्टा कर दिया गया था, ठीक है। तो इसलिए DAD, दैट इज दिस इज द करेक्ट सीक्वेंस। देख लीजिएगा आप लोगों में से कितने जनों का सही है। आज का क्वेश्चंस को मैं चाहता हूं आप लोग सब नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखिएगा। स्टेटमेंट अनांग लकांग मेकोंग कॉर्पोरेशन, 2 स्टेटमेंट दिए गए, बताया जा रहा है। पहला स्टेटमेंट दैट ये एक मल्टीलैटरल फॉर्मेट है 2016 को जिसको एस्टेब्लिश किया गया था, विच इज द कॉर्पोरेशन बिटवीन इंडिया एंड एशियन नेशन। दूसरा है द सेंट्रल पर्पस ऑफ द फॉर्मेट इज फॉर इंडिया टू मैनेज वाटर फ्लो फ्रॉम इट्स हाइड्रोपावर डैम्स विथ अदर राइपेरियन स्टेट्स, राइट। नीचे कमेंट सेक्शन में लिखे कौन सा सही है, 1 only, 2 only, both 1 and 2, neither 1 nor 2. Next is the government has planned to table the development of enterprise and service hubs, that is Desh Bill, to overhaul which among the following legislation: सर्विस एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया स्कीम, मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम, स्टार्टअप इंडिया स्कीम, या फिर स्पेशल इकोनॉमिक जोन स्कीम। नीचे नेक्स्ट कमेंट सेक्शन में लिखिएगा जरूर दैट द डिजिटल इंडिया भाषिनी रिसेंटली इन न्यूज, इट विल इनेबल customers to file complaints orally against financial fraud, easy access to internet and digital services in Indian languages, support startups in India to expand branches, none of the above. तो आप नीचे comment section में जरूर से लिखिएगा. We'll wait for your answer to come. This is all about the discussion for today's class, guys. We'll be meeting in next session. Till then, bye bye, take care, and thank you for listening to the whole video. Thank you very much.